मैं डॉक्टर विकास नौटियाल ज्ञान सुधा चैनल के लिए, जो कि हमारे कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का चैनल है, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी और पीएससीज के डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और इसका ये हिस्ट्री एंड कल्चर का पहला लेक्चर है। तो इसके अंतर्गत हम जब बात करते हैं, आज चूंकि कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन के युग में, उस कंपटीशन के पूरे युग में हमें यह भी देखना होता है कि कुल मिलाकर के कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर से, जिसमें हम, क्योंकि यहाँ इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास एक ऐसा सब विषय है, ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसी ज्ञान की शाखा है जो सबसे संबंधित है। जब सबसे संबंधित है तो इसमें हम हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं, पॉलिटी में भी देखते हैं, जियोलॉजी भी देखते हैं, इतने तरह के विषयों को इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा टॉपिक का पहला वॉल्यूम है, प्री हिस्ट्री के टॉपिक का पहला वॉल्यूम है, पहला वीडियो है जो लगभग 1 घंटे का होगा। और इसके दूसरे और तीसरे वॉल्यूम में 3 भागों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास अपने आप में, जब हम मानव के इतिहास की बात करते हैं तो मानव का इतिहास आज से लाखों साल पुराना जाता है। जब हम वैज्ञानिक क्रम में बात करते हैं तो ये लाखों साल पुराना जाता है। लेकिन जब हम साथ में ये बात करते हैं कि इस मानव का विकास कैसे हुआ, तो हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन किस तरह से हुआ और किस तरह से इस मैन ने इस इतिहास की पृष्ठभूमि को निर्मित किया। और इसी पूरे टॉपिक को हम स्टोन एज के अंतर्गत, यानी पाषाण काल के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, विवेचित करते हैं। आज जब हम इस बिंदु को लेते हैं कि ज्ञान की शाखाएं, यहां पर सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा करूं कि ज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं। ज्ञान की शाखाएं, आप सबने सुना होगा, जब हम ज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं तो इतिहास जब से हमें ज्ञात हुआ है तब से, हम चाहे पश्चिम की बात करें चाहे पूर्वी संस्कृति की बात करें, दोनों संस्कृतियों में ज्ञान की बात और ज्ञान की डिफरेंट ब्रांचेस की बात आती है। तो हम सब ज्ञान की इन 3 ब्रांचेस की मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं। पहली ब्रांच हम विज्ञान या साइंस के ज्ञान से संबंधित मानते हैं, जो कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, वो विज्ञान है, क्रमबद्ध है, सुसंगठित है, तर्क पर आधारित है, प्रेक्षण एवं प्रयोगों पर आधारित है, तो उसे हम विज्ञान कह रहे हैं। जब हम दूसरे प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की बात करते हैं। इस सोशल साइंस का मतलब यह है कि समाज से संबंधित वो समस्त ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान हो गया तो वहां राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, समाज संबंधी ज्ञान हो गया तो वो सामाजिक विज्ञान या सोशियोलॉजी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मानव के मन की, मस्तिष्क की, मनोविज्ञान की, तो पूरा एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। जब हम इस पृथ्वी के विज्ञान की बात करते हैं तो उसको हम ज्योग्राफी कह देते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में विज्ञान तो होता है लेकिन उससे समाज से जुड़ा पहलू होता है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो ये विज्ञान नॉर्मली हम जब इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रेक्षण एवं प्रयोग होने चाहिए। प्रेक्षण एवं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और तीसरे प्रकार का ज्ञान आता है मानविकी। मैं तीनों को बात कर रहा हूं, तीनों की, साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। जब हम विश्वविद्यालयों के क्रम में बात करते हैं तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि ये डीन ऑफ साइंस फैकल्टी है, ये सोशल साइंस फैकल्टी है और ये ह्यूमैनिटी फैकल्टी है। अब ये ह्यूमैनिटी क्या होता है, जरा इसकी बात भी कर ले। ह्यूमैनिटी अपने आप में बिल्कुल वो ज्ञान है जो कल्पना पर आधारित है। कल्पना, मौलिक कल्पनोद्भावना हो, जिसमें दर्शन हो,
तो जिसमें दर्शन हो, जिसमें कल्पना हो, हम जानते हैं कि वो साहित्य का हिस्सा है। तो दुनिया का तमाम प्रकार का साहित्य, चाहे हम लैटिन को लें, चाहे फ्रेंच और इंग्लिश को लें, चाहे हिंदी और संस्कृत को लें, ये समस्त प्रकार का साहित्य हम इसको ह्यूमैनिटीज में सम्मिलित करते हैं। इसमें फिलॉसफी को भी ऐड किया जाता है। और हिस्ट्री का संदर्भ जहां तक है कि इतिहास को यहां कहां रखा जाए, जेबी ब्यूरी एक हिस्टोरियन और स्कॉलर थे, उन्होंने बोला हिस्ट्री एक साइंस है, न कम न ज्यादा। लेकिन इस बात का बहुत एक तरह से कहें कि प्रतिवाद भी हुआ, इसलिए कुछ लोगों ने इसको सामाजिक विज्ञान कहा और कुछ लोगों ने इसको मानविकी कहा। यही कारण है कि भारत ही नहीं, दुनिया के जब हम अन्य विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो वहां पर हिस्ट्री को कुछ जगहों पर तो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है और कुछ जगहों पर मानविकी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो एक बार हम फिर से इस चर्चा को देख लें। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो इस विज्ञान के भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक को हम प्योर साइंस की बात करते हैं। प्योर साइंस में जैसे हम अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं कि कोई एमएससी और बीएससी कर रहा है तो वो उसका प्योर साइंस वाला पार्ट है। जब हम इसके अप्लाइड पार्ट की बात करते हैं, टेक्निकल, प्रोफेशनल, अनुप्रयोगिक, तो इस तरह का ज्ञान, जैसे आज हम बात करते हैं बीटेक की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, एमएस की डिग्री है या एमसीए है, इन सारी डिग्रियों को हम यहां लेंगे और प्योर साइंस में हम इस तरह की बात करेंगे। तो विज्ञान के भी यहां दो भाग हो गए। सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित वो समस्त ज्ञान जिसमें हम विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग कर सकें, उसे हम सोशल साइंस कहते हैं। जहां पर सोशल साइंस के, या यूं कहें कि सोशल रिसर्च के जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं उनको लागू किया जा सके। इस प्रकार से ज्ञान की ये तीन शाखाएं विकसित होती हैं और इसी के अंतर्गत हम समस्त दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में, चाहे हम वेस्ट की बात करें, चाहे हम ईस्ट की बात करें, सब जगह हम ज्ञान की इन शाखाओं के अंतर्गत डिफरेंट डिग्रीज का, डिफरेंट डिसिप्लिन्स का विकास होता हुआ देखते हैं। अब बात आती है कि एक बात आती है, अब जैसे कि मैंने तीन शाखाएं बताई थी, उन तीन शाखाओं में हमने सोशल साइंस शब्द पढ़ा। सोशल साइंस समाज से संबंधित विज्ञान, समाज से संबंधित विज्ञान, ये प्योरली साइंस नहीं है, समाज से संबंधित साइंस है। इसलिए जब हम किसी ह्यूमन बीइंग, मानव का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी मानव का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन, जब किसी मानव का अध्ययन करते हैं तो इसका नाम पड़ गया मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक हमारी ज्ञान की जब शाखाओं का विकास होता हुआ नजर आता है तो उसमें एक नए प्रकार का सब्जेक्ट है। खास करके 19वीं शताब्दी के मध्य में इसका विकास हुआ। एथनोलॉजी और एथनोग्राफी से इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है और मूल रूप से पहले सोशियोलॉजी का एक सिस्टर कंसर्न या इसका एक भाग हुआ करता था। तो ये एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन। जब हम दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार, मानव के व्यवहार का जो अध्ययन है हम साइकोलॉजी में कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग होता है और साइकोलॉजी में भी विज्ञान के नियमों का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको सोशल साइंस कह रहे हैं। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इस मानव के समाज का अध्ययन करते हैं। समाज क्या चीज है? समाज बेसिकली, जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने, सोशल साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है, वो है कि नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज क्या है? समाज एक संबंधों का एक संजाल होता है, संबंधों का एक संजाल होता है, तो उसको हमने सोशियोलॉजी कह दिया। अब जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट, शासन का रूप कैसा हो, जब हम मानव के इतिहास की शुरुआत करते हैं, ट्राइबल हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, जो कि अफ्रीका में कहते हैं कि मानव का उदय अफ्रीका से हुआ, वहां पर जब हम राज्य की बात करते हैं कि उन लोगों का ट्राइब से भी पहले की जो सीन हुआ करता था, जो स्टेटस हुआ करता था, उसको हम वृंद कहते हैं, बैंड। वहां बैंड में भी क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य हुआ करता था। एक छोटा सा क्षेत्र, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के क्षेत्र पर ये जो 50 लोग हैं, इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया, शासन करने की प्रक्रिया बहुत प्राचीन प्रक्रिया है और इसका अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। अब आती बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है?
सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि इतिहास, इति और हास, इतिहास, इति और हास, ऐसा ही था। फिर कहते हैं अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री। लेकिन जब हम बात हिस्ट्री की करते हैं तो क्या सभी घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है? हमारे पास विश्व में हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन से लेकर न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, क्या सबको हम इतिहास समझते हैं? नहीं, सब इतिहास नहीं है। इतिहास वो है द स्टडी ऑफ इवेंट्स विच शेप्ड द वर्ल्ड हिस्ट्री। जो मॉडर्न पीरियड है, जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया को बनाने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम इतिहास के अंतर्गत लेते हैं और उनको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव। हम सारी बातें नहीं पढ़ते हैं, हम उन घटनाओं की, उन व्यक्तियों की, उन स्थानों की चर्चा करते हैं जिन्होंने कुछ परिवर्तन किया, जिन्होंने चेंजेस किए, जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए, जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। इसलिए इतिहास में हम परिवर्तनों का और बदलावों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो रही बिल्कुल सामान्य बात। अब एक बात इस पर और आती है कि जब हम इस बिंदु को देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ हम जब यूपीएससी की बात करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, यूपीएससी एंड पीएससी, सिविल सर्विसेज, पीएससी जो है स्टेट सिविल सर्विसेज को कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स को, और यूपीएससी हमारे जो जिसको हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं, आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, उसको कंडक्ट करवाती है। इसको पढ़ने और समझने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो अब इस बिंदु को लेते हैं। सबसे पहले कोई भी विषय है, इसका सामान्य ज्ञान क्या है? कोई भी विषय पढ़ रहे हैं आप, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, चाहे करंट्स पढ़ रहे हैं, इसका सामान्य ज्ञान क्या है? सामान्य क्या क्या चीजें इसमें हैं? एक दूसरा बिंदु आता है कि इससे रिलेटेड एक बात और आती है सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान। दूसरा बिंदु जो इससे संबंधित आता है वो आता है विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट या अप्लाइड ज्ञान, जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सवाल किस किस तरह के आते हैं, किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। यह तो रहा सामान्य ज्ञान। हमको भारत का इतिहास पढ़ना है, तो भारत का सामान्य इतिहास क्या है? जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, छोटा चाहे वो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, चाहे पटवारी लेवल का एग्जाम है, और सिविल सर्विसेज में आईएएस के लेवल का एग्जाम है, सब में इतिहास का ज्ञान चाहिए। लेकिन इतिहास का सामान्य ज्ञान, इतिहास का विशिष्ट ज्ञान या अप्लाइड ज्ञान, और उससे संबंधित प्रश्नों की प्रकृति क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा है कि एक बीए किया हुआ स्टूडेंट, ग्रेजुएशन जिसने किया है, वो पटवारी का एग्जाम भी दे रहा है, यानी कि जो सबसे नीचे के जो एग्जाम्स हैं उनको भी दे रहा है, और सबसे ऊपर के एग्जाम भी दे रहा है। इनके पैटर्न में क्या फर्क है? जब हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं तो यूपीएससी के पैटर्न में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास करीब 8-10 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब हम छोटे एग्जाम्स की बात करते हैं, जो चाहे हम पटवारी ले लें, कांस्टेबल ले लें, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। तो वहां पर 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यहां कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है? आप सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, फिर मेंस का एग्जाम कहते हैं, और फिर पीए पर्सनालिटी एनालिसिस, या जिसको आप इंटरव्यू कह देते हैं, थर्ड स्टेज वो है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब एक विद्यार्थी प्रीलिम्स के एग्जाम से होकर गुजरता है,
तो उसे किस तरह के प्रश्नों का सामना करना, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक कांस्टेबल लेवल का एग्जाम या पटवारी लेवल के एग्जाम में और इस सिविल सर्विस के एग्जाम में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जब हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम किसी बच्चे को दिलवा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को दिलवा रहे हैं, कोई कैंडिडेट एग्जाम देता है, तो हमारे उस कैंडिडेट के पास ज्ञान के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच हो, एनालिटिकल अप्रोच हो, वो उसको विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, वो विश्लेषण कर सके, वो लॉजिक डेवलप कर सके, वो एनालाइज कर सके, वो सिंथेसिस कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि वहां के एग्जाम में असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। असर्शन रीजन, कथन एवं कारण प्रकार के प्रश्न जब हम बात करते हैं तो वहीं पर ट्रू एंड फॉल्स प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। सत्य कथन, असत्य कथन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन दे दिए आपको। एक बात आप लोग सब ध्यान से समझिएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करते हैं यानी प्रीलिम्स की बात करते हैं यहां पर, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 पार्ट्स हैं, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल क्लियर समझ में आती है और जानने लायक है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, आप कभी भी जो क्वेश्चन आते हैं या आप यूपीएससी की गाइडलाइंस देखिएगा, कभी भी हमेशा लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से सबसे सही उत्तर क्या होना है। ऐसा नहीं कि करेक्ट, क्योंकि करेक्ट 2-3 भी हो सकते हैं। इसीलिए अब नए पैटर्न में क्वेश्चन ये बनने लगे, सही विकल्प का चयन कीजिए और विकल्प आपके 1 2 3 4 कई हो सकते हैं। तो जब 1 2 3 4 सही होते हैं तो उनका पैटर्न फिर इस तरह से बन जाता है, 1 2 3 4 सब सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है। ये पैटर्न एक ये बना। एक पैटर्न और बनता है जिसको हम कहते हैं आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो चाहे वो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री एंड कल्चर में भी बनते हैं, ज्योग्राफी में भी बनते हैं और किसी चीज में इकोनॉमी में भी बन सकते हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन, ताकि एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को इस तरह का पूरा एक खाका उसके दिमाग में मौजूद हो जब वो इस तरह की सेवा में प्रवेश करता है। सिविल सर्विस का एक बड़ा लंबा इतिहास है। जब हम सिविल सर्विसेज के इतिहास की बात करते हैं, जिसको आज हम अपने यहाँ आईएएस बोलते हैं, वो इससे पहले आईसीएस हुआ करता था और उससे पहले उसी को हम सीसीएस बोला करते थे। ये 3 तरह के कंसेप्ट हैं, 3 तरह की सर्विसेज के सेम नाम है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। और सब जगह ये होता था कि एक उस लेवल के ऑफिसर्स को, आप गौर करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में एक 20-21 साल का कैंडिडेट, 20-21 साल का लड़का जो था, असिस्टेंट कमिश्नर बन के सामने आता था। ये कोई मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, पर कि प्रश्न ये है कि उसको इस तरह से तैयार किया जाए, इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि वो पूरे प्रशासनिक क्षमता के साथ अपने उस जिले को, अपने उस संभाग को या अपने उस यूनिट को, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को संभाल सके। तो उसकी पूरी तैयारी है ये। तो इस संदर्भ में हमें इन तीनों पक्षों को जानना जरूरी है कि सामान्य ज्ञान क्या है किसी भी विषय का, सामान्य शब्दावलियां क्या है, और उसके बाद विशिष्ट उसके संदर्भ में क्या नॉलेज डेवलप करें। उसके बाद बात आती है कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की हम उनके आंसर्स कैसे करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे, और जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईएएस का मेंस होता है इन तीनों में से, क्योंकि इसका जो वेटेज है, वेटेज सबसे ज्यादा ये निर्णायक होता है। जब ये निर्णायक है तो इस कारण से हमें जिन लोगों को आंसर राइटिंग स्किल्स जिनको नहीं आती है या जो नहीं कर पाते, हो सकता है आप और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जिनके पास अपार ज्ञान है, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनके राइटिंग स्किल्स क्योंकि प्रॉपर नहीं है, इस कारण से वो इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहां आंसर राइटिंग स्किल्स का अपने आप में महत्व होगा। तो इस प्रकार से हम इस एग्जाम का क्रम देख रहे थे। अब वापस हम अपने बिंदु पर आते हैं। जब हम बात करते हैं मानव के इतिहास की, जब हम बात करते हैं मानव के इतिहास की, तो मानव के इतिहास की एक बात यह आती है, मानव का इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री।
ह्यूमन हिस्ट्री। इस ह्यूमन हिस्ट्री के हमने मोटे तौर पर 3 भाग कर दिए, जिसको सामान्य रूप से सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम डायरेक्शन इसकी चेंज करेंगे अभी। वो है कि सबसे पहले इसको कह देते हैं हिस्ट्री, यानी ह्यूमन हिस्ट्री के हमने 3 भाग किए। सबसे पहले कह दिया प्री हिस्ट्री, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इसी पर है। फिर कह दिया प्रोटो हिस्ट्री, फिर कह दिया हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल। अब ये चीज पटवारी के एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक पढ़ाई जानी है और पढ़ाई जाती है। तो यहां क्या डिफरेंस आ रहा है सिविल सर्विसेज में? प्री हिस्ट्री क्या है, किस तरह का काल है? वो काल है जो मानव के इतिहास की पृष्ठभूमि है, मानव के इतिहास की पृष्ठभूमि। आप और हम इस बात को जानते हैं, और हमने बहुत से ग्रंथों में, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा है कि इस पृथ्वी का भी जन्म हुआ, और इस ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सौरमंडल है, इन सब का जन्म हुआ है। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, उसका अंत भी होगा। जब अंत भी होगा तो यह बात हिस्ट्री पर भी लागू होती है। तो जब हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का बनना, इसलिए पृथ्वी का एक अपना इतिहास है, जिसको हम हिस्ट्री के अंतर्गत उतना नहीं पढ़ते जितना इसको जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले 1-2 बार यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, क्रम पूछा गया है। हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था, फिर भी ये पूछा गया। तो पृथ्वी का इतिहास क्या है, या यूं कहें भूगर्भ का इतिहास क्या है, कैसे पृथ्वी बनी, भूगर्भ का इतिहास क्या है। जब इस भूगर्भ की बात आती है तो उसके उपरांत ये पूरी क्योंकि पृष्ठभूमि है, हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस पृथ्वी पर हमने देखा पृथ्वी बन गई, भूगर्भ बन गया। अब इसके बाद इस पृथ्वी पर जीवन आया, लाइफ। हम सब ने, आप सबने सुना और पढ़ा है कि एकोशिकीय प्राणी बने, और इन्हीं एकोशिकीय प्राणियों से बहुकोशिकीय प्राणी और हमारे आपके जैसे, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, उनका विकास हुआ। आज के मानव, सामान्य रूप से होमो सेपियंस कह दिया जाता है, लेकिन होमो सेपियंस एक नई टर्म है। तो जीवन का इतिहास क्या है, किस तरह से एकोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, तो इसके कालक्रम क्या रहे, ये भी इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जब हम 3rd स्टेप पर आते हैं तो जीवन का विकास मानव के रूप में हुआ। मानव एक प्रकार का मैमल, एक प्रकार का स्तनधारी जीव, और जिसको मानव कह रहे हैं, आपने हमने सामान्य भाषा में बात करते हैं और अक्सर बता दिया जाता है कि मानव जो है वो बंदर की संतान है, लेकिन मानव बंदर की संतान नहीं है, मानव कपी की संतान है। कपी, एप्स, प्राइमेट्स, नर वानर गण, एप्स की, प्राइमेट्स की। मानव का विकास इससे हुआ, और क्योंकि जिसके आप बंदर कह रहे हैं, मंकी कह रहे हैं, उसकी लाइन बिल्कुल अलग है और ह्यूमन की लाइन बिल्कुल अलग है, इसलिए हम यहां पर इसको नर वानर गण कपी के रूप में देख रहे हैं। तो जो सबसे पहले इस तरह की बात आती है, तो मानव का सारा उद्विकास, मानव का जो उद्विकास है, वो उस उद्विकास का अध्ययन भी हम हिस्ट्री में करते हैं, और इस पर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनने के पूरे चांस रहते हैं, और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके क्वेश्चन आजकल इसके ऑर्डर पर आ रहे हैं कि मानव का उद्विकास किस किस रूप में हुआ, उस पर मैं भी बात करता हूं थोड़ी देर में। तो ये उद्विकास पर बात करेंगे। अब इसके बाद जब मानव का विकास हुआ, मानव का फिजिकल, 2 तरह का विकास मानव का एक साथ होता है। एक को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी उसके शरीर का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वो 4 था, चतुष्पदीय था, 4 पैरों पे चलता था, और धीरे धीरे उसने 2 पांवों पर चलना शुरू किया। तो इस चतुष्पदीय जीव का
एक द्विपादीय जीव के रूप में जो विकास है, उस विकास को भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात देखते हैं कि जीव जो भी है, जब हम नीड्स की बात करते हैं तो हम दो नीड्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। आवश्यकता है, जीव की क्या आवश्यकता है तो एक आवश्यकता होती है जिसको हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी नीड्स। तो फूड, सेक्स, एंड शेल्टर। नॉर्मली ये तीन चीजें प्राइमरी नीड्स में आती हैं। फूड यानी हमारे शरीर को जीवित रखना, शरीर की निरंतरता बनाकर रखना, ये फूड का काम है। और जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स का मतलब यहां पर यह है कि एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की उसकी क्षमता और उत्पन्न करता है, और सारे जीव करते हैं। और शेल्टर का मतलब उसका आवास। तो आप देखते हैं कि पूरे मानव के इतिहास में मानव गुफा में रहा, फिर मानव झोपड़ियों में रहा, और आज का मानव न जाने कितने बड़े बड़े महलों में रहता है। तो इसका उसका शेल्टर का विकास होना, तो इस पूरे क्रम को भी हम इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और इसी फूड के कारण से, इसी फूड की पृष्ठभूमि पर हम देखते हैं कि एक मानव हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करता है। शुरुआत का दौर जो करीब करीब 2 लाख साल का पीरियड है, ऑलमोस्ट उसका हंटिंग एंड फूड गैदरिंग में गुजरा, जिसे हम पाषाण काल का ये कहें कि प्रारंभिक काल कहें, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कह देते हैं। तो पाषाण काल का वो प्रारंभिक रूप, जब वो जिसको हम कपी कह रहे थे, इस कपी से लेकर के उसका जो विकास होता है, उसका जो उद्विकास होता है, उसका जो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के रूप में है। और धीरे धीरे इसी मानव ने खेती करना सीख लिया। धीरे धीरे इसी मानव ने और जीवों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। गाय, भैंस, कुत्ता। ये कुत्ता जो हमारे साथ मध्य पाषाण काल में चला, वो आज तक हमारे साथ है। ये जो गाय या अन्य जानवर जो पालतू जीव के रूप में हमारे साथ चले, ये आज भी हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से हमने न जाने कितनी चीजें इस मानव ने सीखी, और फिर खेती करना सीख लिया। इसीलिए जो पहली क्रांति है मानव के इतिहास में, उसे हम पत्थर की क्रांति कहते हैं। जो दूसरी क्रांति है उसे हम धातु की क्रांति कहते हैं, धात्विक क्रांति। जो तीसरी क्रांति है उसको हम आयरन रिवॉल्यूशन कहते हैं, लौह क्रांति। और इस प्रकार से आज हम कंप्यूटर क्रांति की दुनिया में हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की दुनिया में है। तो इस प्रकार से ये जो सारा इतिहास का भाग है, ये हम प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू किया। जब खेती हुई तो खेती की तो स्थायी जीवन शुरू हुआ। तो जैसे स्थायी जीवन शुरू हुआ, आपने गांव बसाना शुरू कर दिया, परमानेंट झोपड़ियां बसनी शुरू हो गई। तो नवपाषाण काल तक आते आते मानव की झोपड़ियां बनने लगी, गांव बनने लगे। जो ऐसा कहते हैं कि जो पहला गांव है वो नवपाषाण काल में बना, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। प्रोटो हिस्ट्री सामान्य रूप से इतिहास का वो भाग है जहां पर हमें जो जानकारी है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, पुरातात्विक सामग्री से मिलती है। और ये जानकारी जो है, ये जानकारी हमें लिपि से भी मिल सकती है, स्क्रिप्ट से भी मिल सकती है। लिपि है, सिंधु काल में लिपि थी, लेकिन इस लिपि की जानकारी हमें अभी तक नहीं है। लिपि अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, उद्वाचित या पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे IVC का काल, भारत में सिंधु सभ्यता का काल। अब इसी प्रक्रम में, इसी प्रोसेस में हम हिस्ट्री का काल देखते हैं, ऐतिहासिक युग का काल देखते हैं। आपके पास प्रश्न को पूछा जाता है, पोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में ऐतिहासिक युग किस काल से प्रारंभ हुआ। खूब कई जगह पूछा गया है। तो भारत में ऐतिहासिक युग वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। और अगर वैदिक में भी बात कर दी जाए तो उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक फेज, उत्तर वैदिक काल से युग प्रारंभ हुआ। इसका कारण यह है कि इसी काल में पहली बार जो लिपि लिखी गई, वो लिपि हमने आज पढ़ ली है। तो क्योंकि इनकी लिपि पढ़ी जा चुकी है, यहां लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको हमने ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल फेज कहना शुरू किया। तो ये इतिहास का इसका सामान्य वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम पूरा इतिहास, हमने शुरुआत ब्रह्मांड से की,
ब्रह्मांड का जन्म होना। हमारे जब हम बात एस्ट्रोफिजिक्स की करते हैं तो वहां पर एक बिग बैंग थ्योरी की चर्चा आती है। जब हम अपने ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त और सृष्टि सूक्त की चर्चा आती है। तो सब जगह इस ब्रह्मांड के अस्तित्व और इसके जन्म की चर्चा मिलती है। तो क्योंकि जिस जीव का जन्म हुआ है उसका अंत होना है, और ये पूरा इतिहास का एक पूरा प्रोसेस है, पूरा क्रम है। और इसी के अंतर्गत हमने पृथ्वी के इतिहास, भूगर्भ के इतिहास, मानव के इतिहास, इस जीवन के इतिहास की बात की। और उसके बाद यहां हमने प्रोटो हिस्ट्री की बात की, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो आज हम इसके अंतर्गत इस प्री हिस्ट्री के रूप से मुख्य रूप से इस टॉपिक पर मुख्य रूप से डील कर रहे हैं। जैसा कि चर्चा आती है, आज हम साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इनके आधार पर निकाला जाता है कि जैसे हम आज अपनी बात भी करते हैं कि हमारी आयु औसत, हमारी जो आयु है कह देते हैं कि 100 वर्ष होती है। शतन जीवी भवा हमारे यहाँ बोलने का रिवाज है। उसी तरह से इस पृथ्वी की आयु लगभग 5 अरब साल मानी गई है कि इतना इसका टाइम होगा। अब इसका टाइम निर्धारित करने के लिए, जैसे हम अपने जीवन पे कहते हैं कि ये इसका बचपन का काल है, ये इसका यंग एज का काल है, जवानी का काल है, ये इसके बुढ़ापे का काल है, और एक दिन उसको मर जाना है। इसी तरह से हमने इसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल डेवलप किए हैं। ये बेसिकली जियोलॉजी का पार्ट है, जियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी क्रम में हम इतिहास, जो भूगर्भ का इतिहास है, उसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने डेवलप किए हैं। और उसके मोटे तौर पर 4 भाग है, जिसको इयॉन्स कहते हैं, इरा कहते हैं, पीरियड कहते हैं और इपोक कहते हैं। इनके फिर अलग अलग भाग हैं। कब किसी एक कोशिकीय प्राणी का जन्म हुआ और कब तक अंत तक वो मानव के रूप में उसका जन्म होता है। आप यहां देख सकते हैं अगली स्लाइड में किस तरह से, ये देखिए आप, प्री कैम्बियन स्टेज है। ये छोटे छोटे प्राणी हैं, बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं, और धीरे धीरे इन प्राणियों का विकास। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसे जुरासिक पार्क कहा गया। उस जुरासिक पार्क में ये देखिए, ये जुरासिक पार्क है और इसमें ये डायनासोर है। अगली स्टेज आती है जब हम मानव का इतिहास शुरू होता हुआ देख रहे हैं। ये जीव यहां से शुरू हुआ, इसकी यात्रा यहां से शुरू हो रही है। फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं हम जब बॉटनी में पढ़ते हैं, और यहां पर हम ये पेड़ पौधों पत्तों की बात कर रहे हैं। जीवन का इतिहास इतना लंबा और बृहत है, इसलिए इसको करने और समझने के लिए वृहत रिसर्च की आवश्यकता होती है। अब हम अपने एक बिंदु पर आते हैं जिसकी आवश्यकता हमें एग्जाम के लिए है। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव कैसे डेवलप हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि मानव 4 पीडल था और 4 पीडल से वो 2 पीडल हो गया। मानव पहले बिल्कुल बंदर की तरह और कपी की तरह 4 पांवों में चलता था, यानी उसके हाथ, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, ये मूवमेंट फ्री मूवमेंट नहीं था, ये वो हाथ नीचे करके चलता था। एक स्थिति आई कि वो सीधा खड़ा हो गया, तो उसको होमो इरेक्टस कह दिया गया। आप जरा अगला चित्र पे गौर करें। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार यूपीएससी में अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। नॉर्मली आरपीएससी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, और आते हैं तो बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये मानव की स्थिति है। देखिए 1 बाय 1, ये देखिए शुरू में ये मानव का आदि रूप है, जिसको मैं कपी रूप कह रहा था, उसकी शुरुआत यहां से देखते हैं। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर, देखिए ये झुका हुआ ज्यादा है, ये थोड़ा खड़ा हो रहा है। ये होमो हेबिलिस और इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़े होना वाला, ये सीधा खड़ा हो गया देखिए। और ये होमो सैपियंस है। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, एक तो ये देखिए परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, मानव में फिजिकल चेंजेस कैसे कैसे हुए। अब उसमें चेंजेस को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम ये समझनी होती है कि इस जीव में एक चीज का विकास बहुत तेजी से हुआ। वो चीज थी क्रेनियल कैपेसिटी। ये 1-2 बार यूपीएससी में पूछा गया है, क्रेनियल कैपेसिटी। हिंदी में कहते हैं करोटी धारिता, क्रेनियल कैपेसिटी। दूसरी बात ये आती है कि मानव का हाथ, पैर, जबड़ा,
अंगूठा, हाथ का अंगूठा कैसे कैसे बदलते गए। आज आप कल्पना कीजिए, हमारा अंगूठा, जिसको ये मूवमेंट है, इसको अभिमुखचारी मूवमेंट कहते हैं। देखिए, आप इस अंगूठे का मूवमेंट कई रूपों में हो सकता है। आपको याद होगा महाभारत की वो प्रसिद्ध कथा, जब एकलव्य से उसके गुरु, सो कॉल्ड गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था। अंगूठा ही क्यों? आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास अंगूठा नहीं है तो हमारे जीवन का स्वरूप क्या होगा। जब हाथ की बात आती है तो हमारा हाथ की, जो हमारे हाथ की संरचना होती है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कहते हैं 2 हाथ। तो हाथ हमारे काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप गौर कीजिएगा कि ऐसा किसी जीव के साथ नहीं हुआ। तो चाहे हम शेर की बात करें, चाहे चीते की बात करें, चाहे किसी और जीव की बात करें, सब 4 पैर पे ही चलते रहे। जब हम जबड़े की बात करते हैं तो सामान्य रूप से आपने सुना होगा कि मानव का जो जबड़ा है, हमारे जबड़े में 32 दांत होते हैं, कम लोगों के होते हैं। लेकिन इससे हमारे, आपने देखा होगा, दांतों की जो भीतर के जबड़े की बनावट है, इसमें भी निरंतर बदलाव आया है। और सबसे ये पैर की बात मैंने की है। पैर में जो हमारा तलवा होता है, वो तलवा अपने आप में कर्व लिए होता है। आप देख सकते हैं अपने पांव को कि पांव में, तलवे में कर्व है, एक वक्र है। और अगर हमारे आपके पैर में वक्र नहीं है तो हमें चलने में और दौड़ने में दिक्कत हो सकती है। फोर्सेस में ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये व्यक्ति के सीजी को बैलेंस करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो मानव के फिजिकल चेंजेस इस रूप में हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मानव के मस्तिष्क का विकास होना, ब्रेन। और ब्रेन का विकास को हम माप करने के लिए इसको क्रैनियल कैपेसिटी के रूप में नापते हैं। तो धीरे धीरे ये जितना आप देख रहे हैं, आखिर क्या जरूरत है कि इसका साइज छोटा करने की और इसका साइज बढ़ाने की? ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास यूपीएससी में क्वेश्चन आता है और आया हुआ है, उस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप। ये बेसिकली यहां पर ये ड्रायोपेथिकस है। आप देख रहे हैं कैसे मूव कर रहा है ये। तो वहां पर जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कि जो हमारा ये अभी मैंने आपको मानव के विकास का क्रम बताया था, वहां पर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट ये होता है कि जैसे उदाहरणार्थ क्वेश्चन ऐसा आता है यूपीएससी में, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन। सही क्रम क्या है? 1 ड्रायोपेथिकस, उसके बाद लगा दिया होगा ना कॉमा या डैश। नंबर 2 ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नंबर 3 होमो हैबिलिस, नंबर 4 होमो इरेक्टस। दूसरे विकल्प में इन चारों को चेंज कर दिया जाएगा, तीसरे विकल्प में इन चारों को चेंज कर दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका सही क्रम क्या है। यानी पहले मानव कौन सा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सोन। अब जो मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न में डिफरेंस बता देता हूं। जो सामान्य रूप से जो पीएससी के एग्जाम्स हैं, लोक सेवा आयोग के सामान्य एग्जाम्स हैं, या आप तमाम पटवारी, कांस्टेबल, इस तरह के एग्जाम जो छोटे लेवल पर एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये प्रश्न का फॉर्मेट क्या होगा और यूपीएससी में क्या फॉर्मेट होगा वो आप देख सकते हैं। वहां फॉर्मेट ये होना है कि निम्नलिखित में से मानव का विकास किससे हुआ, मूल विकास कहां से हुआ। बात 1959 की है। ऐसा समझ लिया गया था, ऐसा एक अजम्पशन सामने आया कि जो सबसे पुराना मानव है
वो अफ्रीका से आया। सबसे पुराना मानव अफ्रीका से आया। तो लोग अफ्रीका की तरफ दौड़ पड़े। लगभग सभी देशों को आजादी उस पीरियड में मिल रही थी, तो अफ्रीका की तरफ दौड़ पड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उस खोपड़ी को देखने के लिए, उस खोपड़ी को ढूंढने के लिए जो आदि मानव की रही होगी, वो जो हमारा मूल पिता है, वो जो हमारी मूल माता है, अगर ऐसा है तो उसको ढूंढा जाए। तंजानिया में ओल्दोवाई नाम की एक जगह है, जहां एक पति पत्नी साइंटिस्ट जो थे वो गए, और वहीं पर उनको एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोपड़ी मिली। उसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। यह क्वेश्चन सबसे पहले यूपीएससी में ही सिविल सर्विस के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद ये और जगह, कई जगह पीएससी में पूछा गया। तो सबसे पहला मानव 59 में, उससे पहले करीब करीब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि एक्चुअली जानने का मौका दुनिया को तभी मिला जब वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों का मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगा। तो इसमें स्कॉलरिस्टिक मूवमेंट भी हुए, लोग ज्ञान विज्ञान के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह में जाने लगे। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस, अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, ये हमारी मूल मां है। आज इस बात को लगभग विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है, और ये माहना है। हम तरह तरह की जेनेटिक स्टडीज करते हैं, फेनेटिक स्टडीज करते हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज तो इसमें ज्यादा हो नहीं सकती थी। तो उसके अंतर्गत इस बात को समझा गया कि मानव का क्रमबद्ध विकास इस रूप में हुआ, और ये मानव की मूल मां है। अब एक बिंदु पर ये आते हैं कि किस प्रकार से हम इस बिंदु को देखें कि वन बाय वन। अब इसमें करते क्या है, इस बात को आप थोड़ा सा ठीक से देखिएगा। इसमें करते क्या है कि इसके क्रम बदल देते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में जब हम नॉर्मल कोर्स की बात करते हैं, तो ये जो ड्रायोपिथिकस है, ड्रायोपिथिकस एक प्रकार का कपी है, और इससे पहले के जितने हैं ये सब कपी रूप है, प्राइमेट रूप है। तो ड्रायोपिथिकस के बाद आजकल रामापिथिकस को भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। पहले इसको रामापिथिकस को इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ही एडवांस फॉर्म आता रहा, और फिर आया होमो इरेक्टस। फिर इससे पहले वैसे होमो हेबिलिस भी है, जो यहां पर मैंने चर्चा की थी, इस जगह में होमो हेबिलिस भी आएगा। उसके बाद अर्ली होमो सैपियंस, यानी होमो इरेक्टस का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, सीधा खड़ा होने वाला मानव, उसे हमने क्या कह दिया, इरेक्टस कह दिया गया। और उसके बाद जो अन्य रूप आते हैं, मानव के कई अन्य रूप आए, धीरे धीरे विकसित हो गए। सोलो मानव, रोडेशियन मानव, निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव, और मॉडर्न आज के पीरियड में हमारा होमो सैपियंस। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस काल से, इस कालखंड से यही बनता है कि इनका क्रम क्या रहा। और इस क्रम को समझने के लिए भी हमें एक बात और समझनी होती है कि पता कैसे किया जाए। क्योंकि दुनिया में इतिहास को जानने के लिए, इस मानव के इतिहास को जानने के लिए जब हम बात करते हैं, तो कुछ जगहों पर व्यक्तियों को जलाया जाता है, कुछ जगहों पर उनकी डेड बॉडीज को गाड़ दिया जाता है। जहां गाड़ने का प्रोसेस हुआ या बिखरने का प्रोसेस हुआ, वहां पर ये जो स्कल है, खोपड़ी है, ये लंबे समय तक रह जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोपड़ी है, ये होमो इरेक्टस की खोपड़ी है, ये निएंडरथल की खोपड़ी है, और ये होमो सैपियंस लगभग हमारा जो आज का मानव है उसकी खोपड़ी है। आप इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसका जबड़े में चेंज आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जबड़े में चेंज आएगा, माथे में चेंज आएगा। तो ये इवोल्यूशन है। तो ये एक इवोल्यूशन ऑफ मैन बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, या फिर ये प्योर साइंस का विषय है। इतिहास में हम इस पर इससे ज्यादा अध्ययन नहीं करते। अब एक बात हमें और समझने की यहाँ पर यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मानव का जो उद्विकास है, मानव की जो विकास की प्रक्रिया है और उसकी जो विकास की यात्रा है, वो विकास की यात्रा शुरू होती है अफ्रीका से। और कहते हैं कि ये इसी क्रम में अब आजकल इसमें जेनेटिकल स्टडीज, जीनोम स्टडीज जिसको हम कहते हैं, वो भी सब हो रही हैं। और इस क्रम में, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी और जियोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि पहले सब महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे,
लेकिन इस पर अभी बहुत से अध्ययन, बहुत सी रिसर्च होना अभी बाकी है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये मानव यूरोप की तरफ भी जाता है और ये मानव एशिया की तरफ भी आता है। आप देख रहे हैं एशिया की तरफ जाता है, तो जगह जगह हम उसके डिफरेंट फॉर्मेट देखते हैं। आज की डेट में भी जब हमने जो अध्ययन किए हैं उसमें हम निएंडरथल मानव की बात करते हैं जो कि यूरोप में रहा, क्रो मैग्नन मानव की बात करते हैं। जब हम भारत की तरफ आते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं तो चाइना में जो मानव है उसका नाम दिया गया, आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा, बीजिंग मानव, बीजिंग या पेकिंग मानव। आप जानते हैं कि चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और पेकिंग पहले इसको कहते थे, ये वहां की इसकी कैपिटल है। तो इस कैपिटल के नाम पर इसका नाम बीजिंग मानव पड़ा। ये बेसिकली एक तरह का होमो इरेक्टस था। इसी तरह से जब हम जावा सुमात्रा की तरफ देख रहे हैं तो जावा सुमात्रा में भी जा रहे हैं तो इसका नाम जावा मानव रखा गया। ये भी एक तरह का होमो इरेक्टस था। जब हम भारत की तरफ आते हैं तो इसमें एक मानव आया, नर्मदा नदी का मानव। नर्मदा नदी, ये आज एमपी वाला इलाका और आदमगढ़ के पास में, एक्चुअली होशंगाबाद में एक जगह है जिसे छोटा सा गांव है, हथनौरा जिसको हम कहते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर है। और वहां पर उसमें मानव की जो खोपड़ी मिली है उसके आधार पर बोला गया कि मानव का जो सबसे पहला रूप है वो नर्मदा से हमको मिला है, तो इसे नर्मदेंसिस या नर्मदा का मानव कह दिया गया। तो ये इसका जो उदय है वो अफ्रीका से हुआ और अफ्रीका से शुरू होते हुए मैंने आपको यूरोप में इसको नाम बताया कि ये निएंडरथल है, निएंडरथल मानव। दूसरा रूप जो हमने इसका देखा, क्रो मैग्नन मानव, क्रो मैग्नन मानव। जब हम चाइना की तरफ देखते हैं तो इसे हम बीजिंग मानव या पेकिंग मानव कहते हैं। जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ देखते हैं तो इसे हम जावा मानव कहते हैं। जब हम भारत की तरफ देखते हैं, ये क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मानव कहाँ से हुआ, मानव की जो खोपड़ी है, मानव का जो यूँ कहें कि कहाँ से मूल रूप से मानव की प्राप्ति हुई है, तो हथनौरा। दो रूपों में ये पूछा जाएगा, एक तो ये स्थान कौन सा है, यानी स्थान कौन हो गया, हथनौरा या नर्मदा का मानव। इस रूप में इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे और इसी क्रम में इसका विकास होता हुआ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अगले पिक्चर में कि किस तरह से मानव का ये रूप सामने आता है। अफ्रीका में चलते हैं तो होमो हैबिलिस के रूप में हम इसका विकास देखते हैं और इसी होमो हैबिलिस के रूप में हम इसके जो क्रम है, ये क्रम होते हुए भारत से होकर के चाइना और चाइना से ये दक्षिण पूर्व एशिया में जाता है। अब हम प्योरली भारत की तरफ आते हैं। तो भारत की तरफ आने के लिए हमने देखा, जरा भारत का मैप हम एक बार समझ लेते हैं। कहते हैं कि इतिहास का जब हम विकास क्रम देखते हैं तो भूगोल और भौगोलिक घटनाओं, भौगोलिक फैक्टर्स, भौगोलिक कारक, उनका इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस सामने हमारे इंडिया का मैप मौजूद है और इस पूरे मैप में हम देख रहे हैं कि जो आपको ये हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये गंगा यमुना का एरिया है, ये सिंधु रिवर सिस्टम का एरिया है और इधर ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एरिया है। इन एरियाज में कुछ ईस्टर्न कोस्ट है, कुछ वेस्टर्न कोस्ट है। इन जगहों पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नदियों का सिस्टम रहा, यहाँ दोआब डेवलप हुए। तो अगर हम पूरे भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ये पंजाब के दोआब और गंगा यमुना के दोआब के लिए लगातार युद्ध हुए और पूरा इतिहास ही इसका है। याद कीजिए शेरशाह का वो फेमस स्टेटमेंट, 2 मुट्ठी बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया था। इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र को 2 मुट्ठी बाजरा बता रहा है और इस गंगा यमुना के क्षेत्र के लिए वो पूरा हिंदुस्तान की बादशाहत कह रहा है। ये ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का इतिहास में रोल होता है। तो 2 मुट्ठी बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था, इसको पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत बता रहा है। तो आप देख सकते हैं हिमालय एक फैक्टर, हिमालय ने हमारे देश के इतिहास को प्रभावित किया, हर तरह से प्रभावित किया, जियोपॉलिटिकली प्रभावित किया है। जब हम मानसून वेव्स की बात करते हैं तो उसके लिए इसने प्रभावित करता है। हमारे देश की इकोनॉमी को ही मानसून इकोनॉमी कहते हैं। आप देखेंगे कि हिमालय की तरफ से भारत पर कभी और कोई अटैक हुआ नहीं। जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सारे उत्तर पश्चिम की तरफ से हुए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हुए। ध्यान रखिएगा, समुद्र की तरफ से कोई अटैक नहीं है, कभी नहीं हुआ। मैं याद दिला दूं, यूरोपियंस या अंग्रेज जो हिंदुस्तान में आए
उन्होंने समुद्र की तरफ से अटैक नहीं किया था, घुसपैठ की थी। फर्क है दोनों में। इधर से आए, चाहे इंडो ग्रीक्स आए, चाहे शक आए, चाहे कुषाण आए, चाहे बाबर आया, चाहे अब्दाली आया, ये अटैक कर रहे हैं, आक्रांता। लेकिन इधर की तरफ से जो आ रहे हैं वो आक्रांता के रूप में नहीं आए, ट्रेडर्स के रूप में आए। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से जो भौगोलिक घटनाएं हैं, आप देखेंगे कि ये जो बीच का एरिया आप दिखाई दे रहा है आपको, इसको प्लेटू एरिया कहते हैं, ये इसका फर्क है, इसकी मिट्टी का फर्क है। तो मिट्टी है, वर्षा है, दोआब है, इन ये जो कारक होते हैं ये इतिहास को प्रभावित करते हैं। और निसंदेह हमारे देश के इतिहास को समुद्र ने सदैव प्रभावित किया। हम बोलते हैं भारत का ये जो दक्षिणी भाग है ये एक प्रकार का प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप को कैसे प्रभावित किया? तो इसको पहले तो सुरक्षा प्रदान की। समुद्र का पूरा जो 9 डिफरेंट टाइप्स का वेजिटेशन होता है और 9 प्रकार से समुद्र हमें फायदा देता है, तो इसने पूरे इतिहास को प्रभावित किया। जब हम चोलों की आर्मी की बात करते हैं इतिहास में, तो चोलों की उस काल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेना रही, क्योंकि उनके पास समुद्र था। तो ये घटनाएं सदैव प्रभावित करती रही हैं। अब जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये रामापेथिकस, ये एक प्रकार का मानव है जिसकी जानकारी हमें मिलती है, हालांकि इसको लेकर के विवाद है। इसी तरह से शिवापेथिकस है। ये शिवापेथिकस ये शिवालिक पहाड़ियों में कहीं मिला है। देखिए इसकी खोपड़ी और जबड़ा दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरह का मानव हमें मिला है। और एक मैंने आपको नर्मदा का मानव बताया है। अब आते हैं इस मानव का विकास स्टोन एज के रूप में। स्टोन एज के रूप में जब हम बात करते हैं, तो यानी पाषाण युग। पाषाण युग क्या और किस रूप में है? पाषाण, प्रस्तर युग, पाषाण युग या प्रस्तर युग। इस पाषाण युग के हमने 3 भाग कर दिए हैं। आपके सामने तीनों भाग मौजूद है। पिलियोलिथिक काल, मीजोलिथिक काल और नियोलिथिक काल। इसमें हम केवल इस वक्त हम पिलियोलिथिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। और इस काल में केवल ये जो पत्थर है, इस पत्थर के उपकरण बने हैं, टूल्स। भारत में किन किन क्षेत्रों से मिलते हैं, कहां कहां से मिलते हैं, उसकी जानकारी हमको लेनी है। और इसी के अंतर्गत हम जब बात करते हैं कि पिलियोलिथिक एज बहुत पुराना, लगभग 10,000 बीसी से पहले का काल है। और अभी मैंने आपको बताया था ये निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव, ये इस काल के लोग हैं, या होमो इरेक्टस के जो बात के जो मानव है वो ये है। मीजोलिथिक काल लगभग 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी के बीच में है। और नियोलिथिक काल लगभग 6,000 बीसी के बाद तक का काल है। 1,000 बीसी तक कुछ लोगों ने इसको लिया है। इस काल में सब मैंने आपको पत्थर निर्माण, पत्थरों से अलग अलग प्रकार के औजार बनाना, जिसको हम चॉपर चॉपिंग उपकरण कहते हैं, क्लीवर कहते हैं, विदारणी कहते हैं, अलग अलग प्रकार के उपकरण सामने आते हैं। अब ये आप देख सकते हैं जो पिलियोलिथिक एज है उसका मतलब, हमारा सामान्य मतलब उससे यही है कि ये ओल्ड स्टोन एज है, शुरुआत के काल है ये। और इसी शुरुआत के काल में छोटे छोटे जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उनसे मुख्य रूप से उपकरण बनाए गए या औजार बनाए गए, जो कि अनगढ़ किस्म के होते थे, अनगढ़ किस्म के हुआ करते थे। और इस वक्त जो थी पास्टोरल सोसाइटी हुआ करती थी, यानी कि पशुपाल, जिसको हम कहते हैं घूमने फिरने वाले नोमेड्स हुआ करते थे ये लोग, और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग किया करते थे। शिकार करने जा रहे हैं, जानवरों को पकड़ना, ये बड़ा कठिन काम था। ये उस काल, ये जो मानव था, ये मानव, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी भी कम थी, इसकी फिजिकल कैपेसिटी भी कम थी। तो ये काल करीब 250-300 लाख साल का काल है, 250-300 साल लाख का काल है। इस काल में हमें बड़ा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा। अब इसी पिलियोलिथिक काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसको हम लोअर पिलियोलिथिक काल कहते हैं, मिडिल पिलियोलिथिक काल कहते हैं और अपर पिलियोलिथिक काल कहते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें जरा इस बात को समझ लें, कहां कहां से क्वेश्चन किस पर बनेगा, जरा इसको देख लें। 2 तरह की चीजें हैं हमारे पास। सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसे हम सोहन नदी कहते हैं। इस एरिया में
सोहन संस्कृति, ये इस सोहन संस्कृति का संबंध पुरापाषाण काल से है। चौतरा यहाँ पर एक जगह लिखी हुई है, एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट इसकी है, और यहाँ पर से हमें जो पत्थर के प्रारंभिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शिवालिक से भी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। और एक जगह ये इसको आज हम मद्रास और चेन्नई कह देते हैं, मद्रासी संस्कृति। तो दो पार्ट हैं, एक को हम सोहन संस्कृति कह रहे हैं और एक को हम मद्रासी संस्कृति कह रहे हैं। इन जगहों पर सबसे पहले हमें विकास होता हुआ दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, जो शुरुआत का प्लेयोलिथिक काल है। हंटिंग हो रही है, पत्थरों का निर्माण की प्रक्रिया हो रही है और पत्थरों से ये टूल्स बना रहे हैं, फर्स्ट टूल्स। ये होमो इरेक्टस के बाद के जितने भी जो मानव थे उन लोगों ने ये फर्स्ट टूल्स बनाए और सिंपल वेपन्स बनाए। वेपन्स का मतलब ये है जैसे कुल्हाड़े, पत्थर का कुल्हाड़ा है। ये कुल्हाड़े से आज आपके हिसाब से, आज के हिसाब से मत जाइएगा, ये कुल्हाड़ा पत्थर का होता था। इसलिए इसको यूज करना, जब ये उस पत्थर के कुल्हाड़े को यूज करेगा तो इसका हाथ कटेगा। इसलिए आप देख सकते हैं ये सामने आपके सारे ये पत्थर के कुल्हाड़े या पत्थर के उपकरण हैं आपके ठीक सामने। तो ये हंटिंग कर रहे हैं, ये कलेक्टिव हंटिंग शुरू हो गई है। अब एक बात और आई, जब यूरोपियंस ने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया और काम करना शुरू किया तो उनके यहाँ, क्योंकि उन्होंने फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में और यूरोप के अन्य भागों में उन्होंने जो पूरा पाषाण काल के अध्ययन किए थे और पाषाण काल के अध्ययन किए थे, उनके आधार पर उन्होंने यहां पर भी अध्ययन करना शुरू किया। तो ये टर्म्स आपको सब जगह देखने को मिलेंगी, जैसे अश्यूलियन कल्चर, एबिविलियन कल्चर, चेलियन कल्चर। तो इन तीनों का, ये अब यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया। अदर पीएससीज में क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल का स्थल कौन सा है, और उसको मैच करवाएंगे। लेकिन यहां इसको यूरोप से जोड़ेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अश्यूनियन कल्चर किस काल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा लोअर प्लेयोलिथिक काल से संबंधित है, यानी जो सबसे पुराना प्रागैतिहासिक ये काल है, प्लेयोलिथिक काल है, उससे संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। लेवोलेशियन कल्चर, मस्टूरियन कल्चर, ये कई बार पूछा गया है यूपीएससी में, ये सारे क्वेश्चन। अश्यूरियन कल्चर और मस्टूरियन कल्चर ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित संस्कृतियां हैं। लेट अपर प्लेयोलिथिक पीरियड से संबंधित है, ये सल्यूट्रियन कल्चर है और मैक्लेनियन कल्चर है। ये आपसे पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए ये खूब पूछा जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये मस्टूरियन टेक्नोलॉजी है। अभी मैंने आपको बताया किस तरह से मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बेसिकली ऐसा कहते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में अग्नि का शुरुआत हो गई थी। तो उच्च पुरापाषाण काल में बहुत से, क्योंकि उच्च पुरापाषाण का रूपांतरण मध्य पुरापाषाण काल के रूप में होता है, सभी तरह की एक्टिविटीज, फूड एंड हंटिंग है लेकिन फार्मिंग नहीं है, खेती नहीं होती थी। सोसाइटी है लेकिन नोमैडिक सोसाइटी है। यहाँ पर अभी कोई मैरिज का कंसेप्ट नहीं है, एक लोग क्लैन में रहा करते थे, जिसको हम टेक्निकली जिसको हम बैंड कहते हैं। रीजन किसी प्रकार का रीजन था इनका। एनिमल्स, फायर बहुत कम इसका उल्लेख आता है, जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि फायर का भी मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक पीरियड में आता है। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, चॉपर चॉपिंग उपकरण है, गंडासा खंडक उपकरण जिसको हम बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइफ स्टाइल इनकी ये है। हंटिंग है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बिल्कुल नहीं है, एग्लिटेरियन सोसाइटी है यानी समतावादी समाज है, और जानवरों को इन्होंने भी पालतू नहीं बनाया है। ये आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ये भीमबेटका में इसका एग्जाम्पल मिलता है। मैं आपको बता दूं, भीमबेटका, हालांकि भीमबेटका जो है मध्य पाषाण काल की साइट है, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल से इसमें ये पेंटिंग मिलनी शुरू होती है। भीमबेटका भोपाल के पास में करीब, वहां से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। आप वहां देखेंगे तो गुफाओं पर उन्होंने पेंटिंग्स की हुई है इस आदि मानव ने। ये आदि मानव की शक्ल आपके सामने आ रही है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये प्लेयोलिथिक साइट्स इन इंडिया है।
और हाँ, यहाँ पर जो लोग राजस्थानी लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पे हमारे पास लूनी के क्षेत्र में चायल नागौर के पास में है, डीडवाना बूढ़ा पुष्कर, ये पुष्कर के पास में है, और आजकल गंभीरी है, बीडच है, इन नदियों के आसपास में भी पूरा पाषाण काल के स्थल ढूंढे जा रहे हैं और उन पर बात की जा रही है। और इसी तरह से मैंने आपको ये एरिया बताया था कि ये तो सोन संस्कृति का क्षेत्र है, ये मद्रासी संस्कृति का क्षेत्र है। और आप अगर इसमें और डिटेल देखना चाहें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट आप देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो इंडिया के पार्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में आपको छोटे छोटे स्थल भी खोजने के आपको उसमें पूरी लिस्टिंग मिल सकती है आपको। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये इनके हथियार हैं, औजार हैं। ये चॉपर चॉपिंग है, हैंडेक्स है, क्लीवर है। तो चॉपर चॉपिंग इसको कल्चर और हैंडेक्स कल्चर, हैंडेक्स कल्चर तमिलनाडु यानी मद्रास के लिए कहा गया, और चॉपर चॉपिंग कल्चर कहा गया किसके लिए? ये उत्तर भारत यानी कि यूं कहें कि सोन संस्कृति के लिए कहा गया। ये सारे उस काल के उपकरण हैं। ये प्रारंभिक उपकरण है, मिडिल उपकरण है, और इस बात के अपर उपकरण है। धीरे धीरे इन पत्थर के उपकरणों में विकास हुआ। इसीलिए जब हम नवपाषाण काल तक जाते हैं तो इसको हम नवपाषाणिक क्रांति के रूप में देखते हैं। आज हम इसमें इतना ही करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक बिंदु पर और आना चाहेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न क्या आ रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न क्या आ रहे हैं, जरा एक बार उनको देख ले कि मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सामान्य प्रश्न भी बनते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे उदाहरणार्थ एक प्रश्न आपके सामने है, रॉबर्ट ब्रूस रूट, ये एक बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये इंडिया के संबंध में इन्होंने बहुत काम किया। तो इसमें पूछा गया है कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पुरातन वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे। इसमें आंसर आपका ये आएगा, आर्कियोलॉजिस्ट थे। बेसिकली क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, यानी बी आंसर इज करेक्ट। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सूचना दी जा रही है इसमें रॉबर्ट ब्रूस रूट के द्वारा क्या किया गया था। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें आया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, ये सब यूपीएससी में या अदर पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस से इसको ड्रॉ किया गया है। आप देखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभिक कहां से प्रारंभ हुआ है? निचले पूरा पाषाण काल से, यानी लोअर प्लियोलिथिक एज से, मिडिल प्लियोलिथिक एज से, ऊपरी पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो पशुपालन के जो प्रमाण हैं ये इस जगह से मिले हैं, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में खास करके हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहां बागौर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और जो आजकल तो बेलन घाटी में भी पशुपालन के प्रमाण व्यापक रूप से मिल चुके हैं, यानी कि बेलन घाटी यानी यूपी वाला एरिया जो है, वहां से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं। अब एक अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पशुपालन आ गया, यहां पे भी देखिए पशुपालन का ही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कहां मिले हैं, तो आदमगढ़ इस केस में का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेलन घाटी का पार्ट है। प्रश्नों की प्रकृति बदलती जाएगी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब हुई और कब हुई? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। इस केस में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर नवपाषाण काल में ही लगेगा, यानी ए करेक्ट होगा, क्योंकि ए आज से करीब 8,000 साल पहले, 7-8 साल पहले, या यूं कहें कि 6,000-7,000 ईसा पूर्व, उससे पहले हमें खेती के प्रमाण उस समय मिलते हैं। अब एक जगह देखिएगा, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, नलमाला की पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा का मानव है वो हथनौरा से उसकी हमें खोपड़ी प्राप्त हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा की घाटी। और एक आया, भारतीय उपद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब अभी तक ये पढ़ा जाता था कि मेहरगढ़ इसमें आंसर होता था। अभी ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में ये, क्योंकि यूपी में लोहरा देव, ये बेलन घाटी का पार्ट है, यहां से भी 8,000 साल पहले के खेती के प्रमाण मिल चुके हैं। तो अब नए आंसर में अगर दोनों साथ दिए हों, देखिए ये विवाद अक्सर रहता है, दोनों साथ में दिए हों तो बी आंसर होगा, और अगर दोनों साथ में नहीं है तो आंसर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है और लोहरा देव ये यूपी में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट बी, 3 पार्ट्स में इसको करवाया जाएगा, और 3 पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में हम प्री हिस्ट्री की बात करेंगे, उसको हम आगे लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।